दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, हम बायोलॉजी के टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें मैं आपको जनरल साइंस के बारे में पढ़ा रही थी। और जनरल साइंस में हमारा टॉपिक चल रहा था सूक्ष्म जीव, जिसमें मैंने आपको सूक्ष्म जीव के 6 प्रकार बताए थे फ्रेंड्स। जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया था। जीवाणु की खोज किसने की, कितने प्रकार के होते हैं, जीवाणु से होने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आप मेरा इसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं फ्रेंड्स। आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है सूक्ष्म जीवों का, वो है हमारा विषाणु यानी कि वायरस, जो इसका दूसरा टाइप होता है फ्रेंड्स। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो, बने रहिए फ्रेंड्स। देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। विषाणु शब्द की उत्पत्ति, इसे वायरस भी बोलते हैं फ्रेंड्स। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका अर्थ है विषाणु यानी विष यानी अणु यानी लसदार तरल विष। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका अर्थ होता है विष यानी अणु अर्थात लसदार तरल विष होता है फ्रेंड्स। आज इसके बारे में हम रीडिंग कर रहे हैं। देखिए, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस की खोज का श्रेय इवानोवस्की 1892 को मिला। यानी कि जो वायरस है, विषाणु है, उसकी खोज सबसे पहले किसने की? इवानोवस्की ने 1892 में की थी। इन्होंने तंबाकू के मोजेक रोग से वायरस की खोज की थी। स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने तंबाकू मोजेक वायरस यानी टीएमवी, तंबाकू मोजेक वायरस का क्रिस्टलीकरण किया। ये सूक्ष्मतम संरचनाएं हैं। इन्हें निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी भी कहते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? विषाणु या वायरस को कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। पूछ सकते हैं आपसे, प्रकृति में निर्जीव की तरह रहते हैं, लेकिन जब सजीव में प्रवेश करते हैं तो वृद्धि और गुणन होता है। और देखो फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन आपका कंपटीशन में पूछा जाता है कि प्रकृति में निर्जीव की तरह जो रहते हैं वो वायरस रहते हैं, लेकिन सजीव में जब प्रवेश करते हैं उसमें वृद्धि और गुणन पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके माप की यानी इसके साइज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स। विषाणु अति सूक्ष्म कणिका में संरचना होती है, जिनको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। यानी छोटे छोटे जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र होता है, उससे हम देख सकते हैं। इसकी जो माप होती है यानी इसका जो आकार होता है, उसको हम किस में मापते हैं फ्रेंड्स? नैनोमीटर में मापते हैं। यहाँ पर इसकी इकाई दे रखी है, नैनोमीटर होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट यहाँ दिया हुआ है। देखिए, सबसे बड़ा जो वायरस होता है सबसे छोटे जीवाणु के बराबर होता है। यही कारण है कि वायरस अत्यंत महीन झिल्ली के सूक्ष्म छिद्रों में से भी आर पार निकल जाता है। विषाणु निष्क्रिय कणों के रूप में होते हैं, जिन्हें विरियन कहते हैं। पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, विषाणु के जो निष्क्रिय कण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विरियन कहते हैं। सबसे छोटा विषाणु कॉलीफोज होता है। पादप विषाणु में सबसे छोटा सैटेलाइट टोबैको नेक्रासिस विषाणु होता है। और सबसे लंबा विषाणु कौन सा होता है फ्रेंड्स? साइट्रस टाइस्टिजा विषाणु होता है। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बन गए हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला कि सबसे छोटा विषाणु कौन सा होता है? कॉलीफोज। और पादप विषाणु में सबसे छोटा कौन सा होता है? सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस। और सबसे लंबा कौन सा होता है? साइट्रस टाइस्टिजा। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की फ्रेंड्स। देखिए, स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से होती है इसकी, देख सकते हैं आप। ये स्पाइक है जो बाहर निकले हुए हैं यहाँ पर, ये साइड में ये स्पाइक है फ्रेंड्स। ये इसका कवच है। ये जो बाहर स्ट्रक्चर है इसकी, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और ये जो आपके चैन जो बनी हुई है यहाँ पे, ये कैप्सिड है। और जो ये कैप्सिड होते हैं, यहाँ से कैप्सोमर जो निकला होता है चैन के रूप में होता है यहाँ पर। और देखो फ्रेंड्स, बात करते हैं तो इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है। देखिए, डीएनए आरएनए में एक ही न्यूक्लिक अम्ल विषाणु में पाया जाता है। या तो डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है। डीएनए आरएनए का कुंडली सूत्र होता है। इसके चारों ओर प्रोटीन का मोटा रक्षात्मक घोल होता है। और इसके चारों ओर प्रोटीन का, जिसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कैप्सिड बोलते हैं। यहाँ पर ये देखो कैप्सिड दे रखा है। ये जो है इसके चारों ओर प्रोटीन का मोटा जो है वो एक प्रकार का प्रोटेक्टिव जो है लेयर होती है, जिसे कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड का निर्माण छोटी छोटी पेटिकाशंक से होता है। केंद्रीय कोण पेटिका यानी कि कैप्सिड को मिलाकर न्यूक्लियोकैप्सिड बनते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार विषाणु की संरचना के अंतर्गत केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा भारी प्रोटीन कैप्सिड बनाते हैं। और इनमें सभी कोशिकाओं का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं किस प्रकार से दी हुई है यहाँ पर आपकी। ये वायरस यानी विषाणु की स्ट्रक्चर है ये। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसके जो डिजीज़ की भी बात करेंगे। आज हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे आज वायरस का।
बात करते हैं इसकी आकृति की। जो इसकी आकृति होती है वो कैसी होती है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। विषाणु की आकृति कैसी होती है, गोल होती है, पतली, सूत्रनुमा, घनाकार, बहुतलीय, टैडपोल आकृति का होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सबके अलग अलग जो एग्जाम्पल हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा। तंबाकू का जो मोजेक वायरस होता है वो छड़नुमा होता है। इन्फ्लुएंजा खसरा का वायरस गोल होते हैं। चेचक का वायरस घनाकार होता है। पोलियो और गलसुआ का वायरस बहुतलीय होता है। और रेबीज का वायरस कैसा होता है फ्रेंड, बंदूक की गोली के आकार का होता है। पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आप नोट डाउन कर लेना फ्रेंड्स, एक बार देख लेना मेरे वीडियो को कि पूछ सकते हैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन। बहुत ही ये रेबीज वायरस बंदूक की गोली के आकार का होता है। चेचक का वायरस जो होता है वो आपका घनाकार होता है। और तंबाकू का जो मोजेक वायरस होता है वो छड़नुमा होता है। अब बात करते हैं विषाणु से होने वाले पादप रोग। प्लांटों में कौन कौन सी डिजीज होती है विषाणु से, वायरस से, तो देखो फ्रेंड्स, तंबाकू में होता है मोजेक, टमाटर की पत्तियों में होता है ऐठन, मूंगफली में होता है गुच्छन, पपीते में होता है कुंचितपन और भिंडी में होता है पीली नाड़ी। याद रखना फ्रेंड्स, तंबाकू में मोजेक, टमाटर की पत्तियों में ऐठन, मूंगफली में गुच्छन, पपीते में कुंचितपन और भिंडी में पीली नाड़ी। अब बात करते हैं वायरस जनित रोग। ये तो फ्रेंड्स प्लांट में, अभी हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, मनुष्य में कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स वायरस से होने वाले। सबसे पहले बात करते हैं तो पीलिया की बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इसे हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, पीलिया या हेपेटाइटिस, यकृत शोथ भी बोलते हैं। यकृत संबंधी रोग है, यानी लीवर में होता है। यकृत खराब होने से रक्त में बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे त्वचा कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है और पीलिया हो जाता है। इसका रोगजनक जो है वो हेपेटाइटिस वायरस है। और यह देखो, संदूषित जल, भोजन, सुई संक्रमण के कारण होता है। ये कई प्रकार का होता है फ्रेंड्स, ABCDEG प्रकार का होता है। लेकिन A और B जो हेपेटाइटिस होते हैं वायरस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं पीलिया में। तीव्र ज्वर यानी कि बहुत तेज बुखार आता है। सिर दर्द के साथ रोगी को मचली, वमन यानी उल्टी के अलावा शारीरिक कमजोरी, त्वचा, नेत्र, श्लेष्मा का रंग पीला पड़ जाता है। ये इसके सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स, ये वाले। अब बात करते हैं इसकी रोकथाम की। इसके बचाव हेतु हेपेटाइटिस A और B के वैक्सीन उपलब्ध है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। रोगजनक हेपेटाइटिस वायरस है, यकृत संबंधी रोग है और A और B मुख्य हैं। और वर्तमान में जो है इसकी वैक्सीन्स जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पर। सेकंड बात करें रेबीज़ की, तो इसका रोगजनक फ्रेंड्स देख सकते हैं रैबिडो वायरस है और ये कुत्ते, बिल्ली, भेड़िया, बंदर के काटने से फैलता है। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया था एक बार कि जो रेबीज जो रोग होता है वो किसके काटने से फैलता है, तो कुत्ते, बिल्ली, भेड़िया, बंदर आदि के काटने से फैलता है। इसकी लार में विषाणु पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, इसमें भी तीव्र ज्वर यानी तेज़ बुखार, तेज़ सिर दर्द, गले और छाती की पेशियों में जकड़ने के साथ दर्द का अनुभव होता है। बेचैनी, लार अधिक आती है और जकड़न जो है गले तक पहुंच जाती है, जिससे गले में क्या हो जाती है, रुकावट आ जाती है, जिससे जो रोगी होता है, जिसको ये रेबीज जो रोग हुआ है, वो कठिनाई के साथ तरल पदार्थों को अंदर ग्रहण करता है, उसको कठिनाई अनुभव होती है अंदर ग्रहण करने में फ्रेंड्स। तो इसका उपचार क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। देखिए, इसलिए रेबीज को जल भित्ति या हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, रेबीज को जल भित्ति या हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्या है इसका उपचार, कुत्ते द्वारा काटे गए स्थान को पूर्तिरोधी पदार्थों द्वारा अच्छी तरह साफ करना चाहिए, डिटॉल वगैरह जो होती है ना, एंटीसेप्टिक जो चीज़ होती है उसके बाद, या फिर रेबीज का टीका लगवाना चाहिए। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुइस पास्चर ने की थी और रोग का रोगाणु सिद्धांत भी दिया था। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि रेबीज का जो टीका था उसकी खोज किसने की, लुई पास्चर ने, और रोग का रोगाणु सिद्धांत भी किसने दिया, लुइस पास्चर ने दिया था। ये दो आपके डिजीज हो गए हैं जो वायरस से हो रहे हैं। तीसरा है पोलियो। फ्रेंड्स देखिए, पोलियो जो होता है इसके बारे में रीडिंग करते हैं अब हम। इस रोग का रोगजनक एक प्रकार का एंट्रोवायरस है। यह रीढ़ की हड्डी आंत पर संक्रमण करता है। पोलियो को चिकित्सा विज्ञान में पोलियोमाइलिटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलियोमाइलिटिस कहते हैं। ये सब ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है और यह है जो संदूषित भोजन, दूध, जल, मिट्टी के माध्यम से बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। पोलियो का वायरस मनुष्य की आंत में स्थान बनाकर रक्त के माध्यम से तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या कर देता है फ्रेंड्स, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे जो बालक होता है, बच्चा जो होता है, वो
अपंग हो जाता है, या फिर अपन कह सकते हैं लकवा भी उसे मार जाता है। और इसलिए पोलियो को बाल पक्षाघात या लकवा भी कहते हैं। देखो देखो यहाँ पर दे रखा है फ्रेंड्स, पोलियो को बाल पक्षाघात, बाल पक्षाघात बालकों में होने वाला, और दूसरा हम इसको लकवा भी कहते हैं। रोकथाम क्या है इसकी? पोलियो से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है पोलियो की खुराक, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि बच्चों को पिलाई जाती है। और इसका जो टीका है वो जॉन स्टोक और सेबिन रे ने बनाया था। यहाँ पे एक नोट दे रखा है फ्रेंड, मार्च 2014 में WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पोलियो की जो डिटेल दे रखी है वो आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, बात करते हैं चिकन पॉक्स की। इसे छोटी माता भी कहते हैं। बच्चों में होने वाला सामान्य रोग है, और इसका जो रोगजनक होता है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है फ्रेंड्स। संक्रमित व्यक्ति के स्पर्श करने से फैलता है। एक बार जब हो जाता है तो बच्चे भी प्रतिजीवन जो है प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाती है। इसे शीतला रोग भी कहते हैं। शीतला माता की पूजा होती है ना, छोटी माता जिसको बोलते हैं शीतला माता, बासुड़ा जो पूजते हैं अपन, ठंडी रोटी वगैरह खाते हैं, वो है यहाँ पर। यह एक बार ही होता है। आजीवन प्रतिरक्षा इसमें एंटीसेप्टिक है, प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाती है। और रोग होने पर रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए। उसके द्वारा जो कपड़े, बर्तन, जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है उसको अलग करना चाहिए। ये साफ़ सफाई उसकी करनी चाहिए, एंटीसेप्टिक से उसे धोना चाहिए। और चिकित्सक की सलाह से वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन लगवाया जाता है। बात करते हैं खसरा या मीजल्स की। ये सब वायरस से होने वाले डिजीज है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करना मेरे साथ। देखिए, शिशुओं का तीव्र संक्रामक रोग है, और यह देखो इसका रोगजनक जो रूबियोला वायरस है। ये नाम ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो ये मैं आपको बता रही हूँ ना रोगजनक, यही आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि खसरा का, मीजल्स का रोगजनक रूबियोला वायरस है, चिकन पॉक्स का जो है वेरिसेला जोस्टर वायरस है। इसमें जो है मीजल्स का टीका लगाते हैं फ्रेंड्स। इससे उपचार, इसका जो बचाव है वो मीजल्स का टीका होता है, नाम ही है इसका मीजल्स। बात करते हैं चेचक, बड़ी माता। देखिए फ्रेंड्स, दो है यहाँ पर, एक छोटी माता, एक बड़ी माता। यह वेरियोला विषाणु से फैलती है और संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। और चेचक का जो टीका होता है उसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी फ्रेंड्स, ध्यान रखना। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। बात करते हैं आगे। देखो, एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहते हैं। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं बर्ड फ्लू की। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है H5N1 एवियन फ्लू वायरस से यह फैलता है। यहाँ H का मतलब यहाँ पर आपको हीमोग्लूटिनिन दे रखा है, और N का मीन्स होता है फ्रेंड्स न्यूरामिनिडेज, यानी H5N1 से फैलता है ये बर्ड फ्लू वायरस है एक प्रकार का, और मुर्गे और मुर्गियों के संपर्क में आने से फैलता है। और इसमें देखो आँख और फेफड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं फ्रेंड्स। मम्पस की बात करें, मम्स, इसे गलसुआ या कन्फेड जो यहाँ गले में हो जाता है फ्रेंड्स, आपको पता ही है। गलसुआ कन्फेड जो होता है वो कान के नीचे हो जाता है, गले के थोड़े ऊपर, कान के थोड़ा नीचे। इसमें लाल ग्रंथि में सूजन आ जाती है, और व्यक्ति जो होता है भविष्य में कैसा हो जाता है? नपुंसक हो जाता है। इन्फ्लुएंजा की बात करें तो ऑर्थोमिक्सोवायरस वायु द्वारा खांसने, छांकने से फैलता है, छींकने से फैलता है फ्रेंड्स। ये इन्फ्लुएंजा जो है ना, ये आपका ऑर्थोमिक्सोवायरस यहाँ पर दे रखा है, इसका रोगजनक है। इसमें भी श्वास नली, गले में, फेफड़े में, और पूरी तरह से ये फैल जाता है फ्रेंड्स। और इसका जो उपचार है वो है टेरामाइसिन प्रतिजैविक जो है उसकी है एक प्रकार की। डेंगू की बात करें तो यह जो है इसका रोगजनक अर्बो नामक वायरस है, और यह पैरामिक्सोवायरस से होता है। यह जो है इसका वाहक जो होता है वो मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर है फ्रेंड्स। पूछ सकते हैं आपसे, डेंगू रोग के जो वाहक है वो कौन है? मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर है। और इसमें थकावट, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, हड्डी तोड़े से बुखार बोलते हैं फ्रेंड्स, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं इसे, ध्यान रखना। आगे देखो, नोट डाउन करते रहना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का टॉपिक हमारा जनरल साइंस का चल रहा है। चिकनगुनिया की बात करते हैं। इसका रोगजनक जो है अल्फा वायरस है, और इसका जो वाहक है वो मादा एडिस मच्छर है फ्रेंड्स। और इसकी जो पहचान है वो सर्वप्रथम 1952 में तंजानिया में हुई थी। और देखो ये प्राय दिन में काटता है और स्वच्छ पानी में रहता है। इसमें सिर दर्द, बुखार, जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। और देखो फ्रेंड्स, हाल ही में मैक्सिको जो देश है
वो डेंगू रोधी टीका वैक्सीन बाजार में उतारा है इन्होंने, नोट है ये एक तरह का आपका। इसके बाद बात करते हैं रूबेला की। रूबेला को जर्मन खसरा, 3 दिवसीय खसरा भी कहते हैं, और इसके जो लक्षण होते हैं वो खसरे से मिलते जुलते हैं फ्रेंड्स। रूबेला जो वायरस होता है ये 3 दिवसीय खसरा होता है जो 3 दिन तक चलता है फ्रेंड्स, और खसरे से मिलते जुलते हैं इसके लक्षण, जो इसके सिम्टम्स होते हैं। देखो, गर्भवती महिला में गर्भ की प्रारंभिक अवस्था में इसका संक्रमण होने पर बच्चे में जन्मजात रूबेला सिंड्रोम हो जाता है, तो इसे ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स, समय समय पर चेकअप कराना चाहिए इसका। बात करते हैं एड्स की। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, और एक्वायर्ड का अर्थ वैसे अर्जित होता है, और इम्यूनोडेफिशिएंसी का अर्थ होता है प्रतिरक्षी तंत्र का ह्रास या सिंड्रोम, लक्षणों का आविर्भाव होता है। और एड्स का जो रोगजनक होता है वो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस नामक रेट्रोवायरस यानी HIV है, और HIV जो संक्रमित व्यक्ति होता है वो HIV पॉजिटिव कहलाता है। HIV परीक्षण के परिणाम संक्रमण प्राप्त कर लेने के लगभग 3 माह पश्चात दृष्टिगोचर होते हैं। इस समय अवधि को बोलते हैं विंडो पीरियड बोलते हैं फ्रेंड्स। एड्स की जो जांच होती है 2 प्रकार से होती है, एक तो होती है PCR, दूसरी होती है एलिसा टेस्ट। ध्यान रखना, इसमें देखो पहले जो टेस्ट होता है वो वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन की जांच होती है, साउथर्न ब्लॉट में DNA की जांच होती है, और नॉर्थर्न ब्लॉट में RNA की जांच की जाती है फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका प्रतीक होता है लाल फीता। पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, एड्स का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? लाल फीता। और ये कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स। इसके जो लक्षण होते हैं वो देखिए कितने सारे यहाँ पर आपको दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। देखो, बुखार आना, भूख न लगना, खांसी का आना, दस्त होना, प्लेटलेट की संख्या में कमी का होना, स्मृति क्षीण हो जाती है, लसिका ग्रंथियाँ सूज जाती हैं, शरीर के किसी विभाग में गांठ, जीभ में, गर्भाशय में, छाती में बन जाती है, घाव भरने में समय लगता है, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, निगलने में कठिनाई होती है, पसीना आता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसके जो कारण होते हैं, मतलब ये फैलता कैसे है। तो संक्रमित व्यक्ति जो होते हैं ना, जो यौन समागम होता है, एड्स फैलने का सबसे सामान्य तरीका है, यौन संक्रमण इसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरा जो होता है संक्रमित सुई जो होती है जिसका हम उपयोग करते हैं। तीसरा देखो, एड्स वायरस जो है शरीर से निकले जो लाल ग्रंथि होती है, बलगम जो होता है वो वीर्य में चला जाता है, यौन संबंध बनाना, और सामान्य व्यक्ति का रुधिर सामान्य व्यक्ति, जो संक्रमित व्यक्ति का जो ब्लड होता है सामान्य व्यक्ति को स्थानांतरित करना। इस प्रकार से ये रोग जो है फैलता है फ्रेंड्स। बचाव क्या है इसका? एक बार प्रयोग, यानी कि जो डिस्पोजल सुई होती है ना उसको एक बार प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद उसको दोबारा प्रयोग करना नहीं चाहिए। और अगर संभव नहीं हो ऐसा, मतलब अगर दोबारा प्रयोग आप करना चाहते हैं तो उसे हम घोल से हमें साफ करना चाहिए, जिससे HIV नष्ट हो जाते हैं। दूसरा जो है वो एड्स के लिए जो आजकल औषधियाँ दी जा रही है वो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स जो है वो चल रहे हैं फ्रेंड्स, इसका यूज हमें करना चाहिए। देखिए, एड्स का जो प्रथम रोगी है भारत में 1986 चेन्नई मद्रास में मिला है, और वर्तमान में जो एड्स रोगियों की सर्वाधिक संख्या दक्षिण अफ्रीका में है फ्रेंड्स। और भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नीति 13 जून 1998 में घोषित की थी। एड्स रोग नहीं है बल्कि रोगों का समूह है जिसे प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, और इसमें WBC की संख्या में क्या हो जाती है फ्रेंड्स? कमी हो जाती है फ्रेंड्स। ध्यान रखना, WBC यहाँ पर आपको दे रखा है, जो रक्त की जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स होती है उसकी संख्या में क्या हो जाती है? इसमें कमी हो जाती है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है एड्स का, और आया भी हुआ है ये आपका कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और इसके जो टेस्ट होते हैं वो PCR एलिसा होते हैं फ्रेंड्स। कल के वीडियो में मैं आपको जो तीसरा पार्ट है इसका सूक्ष्म जीवों का जो थर्ड टाइप है कवक यानी कि फंगी, उसके बारे में कल मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी। तो आपको मेरा वीडियो आज कैसा लगा आप देखिए, नोट डाउन कीजिए, और मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है फ्रेंड्स, इससे पहले वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ फ्रेंड्स, और बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।